अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ ही बड़े लंबे अरसे के बाद चाइना से किसी तरीके से पकड़ दकड़ के हमने यहाँ से जासूस भेजे और उन्होंने पकड़ के सुबीर सर को हमें लाके दिया। बहुत शुक्रिया सर, नी हाओ। नहीं हाँ, ये पकड़ के लेके लेके दिया, ये क्या होता है पकड़ के लेके दिया? क्योंकि क्योंकि आप मिल ही नहीं रहे थे ना, तो इसलिए हमें यहाँ से लोग भेजने पड़े जिन्होंने आपको पकड़ा ही शो करने के लिए, क्योंकि आप बार बार इधर उधर निकल जाते थे। लेकिन बात हम करेंगे सर आज, मतलब मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी, ये उस कंट्री से भी आप लोगों के टर्म्स बेहतर होने लगे हैं जो हमें दिख रहा है, उनके चाइना के साथ भी बेटर हैं। क्या देखते हैं आप मालदीव्स और भारत के बीच में जो कुछ टर्म्स चल रहे हैं, और उसमें मोदी जी जो है वो बड़े नोट बांट रहे हैं भाई, मैंने सुना। क्या ये सही है? मतलब मेरे कान मैं खड़े भी हो गए थे, कहूँ मैंने कहा सुना नोट बट रहे हैं। मैं भी कहूँ मालदीव्स का जो प्रेसिडेंट था मोहम्मद मुजू, जो कह रहा था इंडिया आउट के नारे लगा रहा था, उसके ऊपर आप वीडियो क्यों बना रही हैं? वो बाद में समझ आया कि जो 400 मिलियन बांटा है उसके चक्कर में आपने वीडियो बनाई है कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने, सॉरी, ये मोहम्मद जो मुजू हैं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि हमने 400 मिलियन डाल दिए उसके कदमों में। और मैं कदमों में नहीं मारे, वो हमारे कदमों में था, हमने मुंह पे मारे हैं। जैसे इमरान खान बोलता था कि भाई हम तो दुनिया के मुंह पे पैसे मारेंगे, मोदी जी ने वही काम किया। ये एक बहुत बड़ा, वैसे मुझे लगता है कि इमरान खान के ये बहुत अच्छे दोस्त लगते हैं मुझे, ये मोहम्मद मुजू। वो क्यों? क्योंकि इतना बड़ा सरप्राइजिंग डिप्लोमेटिक यू टर्न सिर्फ इमरान खान ही देते थे। देखो, आपको मालूम है कि इमरान खान से बड़ा यू टर्न वाला आदमी कोई दिखा नहीं है। इसलिए बोलता था इंडिया आउट, और आज बोल रहा है इंडिया इज़ अ वैल्यूड पार्टनर। मुझे भी सुनने में थोड़ा अजीब सा लगा, तभी मैं इधर उधर जो कह रहे हैं ना घूम जाता है, मैं ढूंढ रहा था कि यार ये वही मोहम्मद मुजू है जो पहले बोल रहा था कि हम तो भारत की जितने मिलिट्री के आदमी हैं सारे मालदीव से बाहर निकाल देंगे और हम बेटर टाइज बनाएंगे चाइना के साथ। चाइना गया था, ये आया था यहाँ पर 3 4 दिन धक्के खाने के, खाकर वापस चला गया, कुछ नहीं दिया चाइना ने। चाइना ने एक ही बात बोला कि तुम्हारे यहाँ पर BRI में लेके आना चाहता हूँ, सड़कें बनाने के लिए मैं पैसे जो है वो दूंगा, वो अपनी कंपनी को दूंगा, तुम्हारे पास तो मैं 1 रुपया देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोगों की जो 1000 साल पुरानी हिस्ट्री है वो सिर्फ लूटने की है। मैं बेवकूफ़ बन चुका हूँ पाकिस्तान के साथ, मैं तुम्हारे पास बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। तो मैं लिटरली बता इंडिया रहा हूँ, क्यों सर, दिस इज इंडिया क्यों एग्जैक्टली। बेवकूफ बना? इंडिया ने क्यों दिए? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी आते हैं। दो चीज़ें हैं कि ये जो मुजू है, इसने दो पार्टीज ने मिलकर ये सरकार बनाई है। एक तो है इसकी अपनी पार्टी, उसका नाम है पीपल नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस वर्ड याद रखना। और दूसरी जो पार्टी उसका नाम है प्रोग्रेसिव पार्टी। प्रोग्रेसिव, और वो भी एक इस्लामिक कंट्री में, आप समझ सकती हैं कि बात सोच समझ आती नहीं है। और यही दो चीज़ें हैं जिसके कारण इसकी दुकानदारी चल रही थी वहाँ पर। ये मोदी जी की पेशेंस है, जिसको हम हिंदू पेशेंस बोलते हैं। ये हिंदू पेशेंस ही है जिसके कारण ये कदमों में आया है आज की डेट में। और जब कदमों में आके गिरी गया है, चूम रहा है कि भैया मुझे बचा लो, चाइना ने मेरी वाट लगा दी है। वो BRI के चक्कर में मेरी पूरी की पूरी कंट्री को वो टेक ओवर करने की प्लानिंग बनाकर बैठा हुआ है चाइना। शायद कहीं ना कहीं मुजरों को दिख गया कि मैं भारत से पंगा लेकर मैंने पंगा ले लिया है, मेरा ये जो कंट्री है मेरे हाथ से निकल जाएगा। और आपको मालूम है जब हाथ से कंट्री निकल रहा होता है तो उसके बाद वो कदमों में आना जायज़ सी बात है। और ये एक पहला ही मोहम्मद नहीं है जो हमारे कदमों में गिरा है। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस भी है, वो भी बोल रहा था कि हम तो हिंदुओं को मार देंगे, भगा देंगे, हम इंडिया से टाइज ठीक नहीं करेंगे। वो मोहम्मद यूनुस भी हमारे कदमों में आया हुआ है, वो भी एक बेटर टाइज की बात कर रहा है। अब आते हैं क्यों मुझो को ऐसी क्या हरकत होगी कि उसको हमारे कदमों में गिरना पड़ा। पहली बात है कि आपको मालूम है इस वर्ल्ड में पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, और भारत का जो टूरिज्म है उसने पूरी कंट्री को बचा कर रखा था। यानी कि मालदीव्स की जो इकोनॉमी है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट थी, और ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ देयर GDP भारतीयों के कारण उनकी चलती है। अब जो इकोनॉमिक रियलिटी है, आहिस्ता आहिस्ता इसको समझ आ गई कि भैया बाप बाप ही होता है। जैसे कई बार आपने देखा है क्रिकेट मैचेस के पहले बाप और बेटे के ऊपर बड़े मीम्स बनने शुरू होते हैं, भारत और पाकिस्तान के। बाप बाप ही होता है, और जो हमारी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है उसका मुकाबला नहीं है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। और आपने कई बार वीडियोस बनाई हैं कि भारत की डिप्लोमेसी आज की डेट में, वो आपके जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट आते हैं आपके यहाँ पर, वो एक ही बात बोलते हैं कि हमने अब पैसे के जोर पर, जो हमारे पास ताकत है, हमारी डिप्लोमेटिक जो जीत है, जो पावर है, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया।
और इसीलिए हम अब हर जगह पे जाकर अपनी दादागिरी, मैं दादागिरी बोलूँगा इसको, हम एसर्ट भी कर सकते हैं दूसरों के ऊपर। अब मालदीव्स का पता है आपको कि उसकी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, आपसे भी कम है। आपके पास तो फिर भी 3-4 बिलियन डॉलर कहीं ना कहीं मांग मूंग के इकट्ठे करके आपने बना लिए होंगे। इनके पास 400 मिलियन डॉलर के रिजर्व्स लगे हैं और डेट इनका इतना ज़्यादा बढ़ गया है चाइना के ऊपर कि ये वापस कर ही नहीं सकते। बीजिंग गए थे, खाली हाथ वापस आए हैं। और भारत ही एक कंट्री है जिसने कंसिस्टेंटली हमेशा इनको सपोर्ट किया है। और भारत की तो आदत है, हम तो जो बिना मांगे कोई हो उनको बोल देते हैं कि 7 बिलियन नहीं डॉलर ले नहीं लो यार, क्या दिक्कत है, नहीं नहीं आपके मुंह पे सर, मारेंगे हम कोई लोग। नहीं नहीं सर, कोई ना कुछ तो बेनिफिट होगा ना आपके ख्याल से, भारत क्यों कर रहा है? अब मैं बताता हूँ आपको बेनिफिट क्या है। अब ये आते हैं सीरियस मैटर के ऊपर। मैटर ये है कि इंडियन ओशन के अंदर इनकी एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है मालदीव्स की, और इसीलिए भारत चाहता है कि इंडियन ओशन के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर चाइना हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। बेशक वो श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, कभी मॉरिशस में जाता है, कभी वो बांग्लादेश में आता है, कभी पाकिस्तान में आता है, वो पूरी तरह से हमें घेरने की उसने प्लानिंग बनाई हुई है। अगर मालदीव्स जैसा कंट्री, वो बेशक अपनी बेवकूफ़ी में उन्होंने बोल दिया हो कि हमने भारत के साथ रिलेशंस ठीक नहीं करने, लेकिन हमने डिप्लोमेटिकली काम किया, उनके यहाँ पर फिर भी डेवलपमेंट का काम नहीं रोका। हमने वो सारे एग्रीमेंट करे, अभी भी कर रहे हैं कि हम आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को तैयार हैं। हम इवन जो फाइनेंशियल हमारा जो रुपए कार्ड है या रुपए पेमेंट सिस्टम है यूपीआई का, वो भी हम इंटीग्रेट कर देंगे ताकि इंडियन रुपीज़ में आए, ताकि कहीं ना कहीं हमें उनकी जो इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, उसको बरकरार भी रखना है। सेकेंडली, ये अगर चाइना की तरफ चला गया बहुत ज़्यादा, इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर भारत ऑल्सो। तो अगर उसकी अगर ज़रूरत है हमारी, अगर कि मालदीव्स को हमारी ज़रूरत है, तो हमें मालदीव्स को भी बचा कर रखना है चाइना के अग्रेसिव स्टैंड के ऊपर से। इसलिए ये सब नज़दीकियाँ हैं, इसी को मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड हिंदू पेशेंस। और हिंदू पेशेंस काम आई है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को भी हमने बरकरार रखा, अगले आगे के लिए एग्रीमेंट्स भी कर लिए, 400 मिलियन डॉलर का क्रेडिट लाइन्स भी दे दिया, रुपए कार्ड भी हमने, यानी कि जो रुपए कार्ड यूपीआई को हम पूरे दुनिया में हम स्प्रेड करना चाहते हैं, अगली की मजबूरी को यूज़ करते हुए हमने यूपीआई को भी एक इम्पोर्टेंस दे दी। एक और कंट्री जुड़ गया है यूपीआई के साथ। ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि सारे के सारे जो ताश के पत्ते हैं वो मोदी जी के हाथ में हैं, इंक्लूडिंग जोकर कॉल्ड पप्पू। लेकिन सर, अगर हम बात करें उसकी ईरान और इजराइल की, उनके दोनों में जो टेंशन चल रही है, साथ आप लोगों का चाबार पोर्ट जो है वो ईरान के साथ भारत काम कर रहा है, तो आपके ख्याल से इस रीजन में जो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ईरान के साथ कुछ लोगों के, वो कितने ज़्यादा उन पे असर पड़ेगा आपके ख्याल से? कुछ हो पाएगा? या भारत तो एक तरह से इजराइल के साथ भी खड़ा दिखाई देता है, दूसरी तरफ ईरान के साथ भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? आज आरजू जी, आपको याद होगा कि जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, तब हमारे अबाउट 25-26 या 28 हज़ार बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे यूक्रेन के अंदर। हमने एक एक बच्चे को वहाँ से सेफली बाहर निकाल दिया। सुना है पाकिस्तानी भी भारतीय बोलकर वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे। और हर रोज़ 2 या 3 घंटे के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर युद्ध रोका जाता था ताकि भारत के बच्चे वहाँ से निकल पाए। ये चीज़ है भारत की डिप्लोमेसी। अब आज अगर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, ऑलरेडी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं पूरा ईरान तबाह हो जाएगा, लेकिन चाबहार पोर्ट के ऊपर एक भी बॉम्ब नहीं गिरा जाएगा, क्योंकि वहां पर भारतीय बैठे हैं। यही होता है डिप्लोमेसी, जो बार बार बोल रहा हूं आपको कि हमारी वो पावर है आज की डेट में, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिकली, कि हमारी एसेट्स के ऊपर बॉम्ब नहीं गिरा जाएगा। पाकिस्तान हो सकता है गिर दे, इजराइल नहीं गिरेगा। और यही चीज़ है जो हमें बाकी कंट्री से अलग बनाती है। यही डिप्लोमेटिक विक्ट्री है मोदी जी की, मूजू के साथ भी, ईरान और इजराइल के साथ भी। कल मुझे मेरे एक दोस्त जो थे वो कहने लगे कि एक बड़ी मजे की बात, कहते हैं कि वैसे तो कहा जाता है पाकिस्तानी पढ़ते लिखते नहीं है और इस किस्म की चीज़ें कही जाती हैं। कहते हैं दुनिया में कहीं वॉर छिड़ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर किसी ने निकलना होता है वहाँ से पाकिस्तानी स्टूडेंट ज़रूर मिल जाते हैं। वो कहते हैं हमें निकाल लो चाहे भारत लिया या कोई लिया, कहते हैं इससे साबित तो होता है कि हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हम पढ़ते नहीं, हर जगह से हमारे स्टूडेंट्स निकलते हैं। लेकिन सर, आपसे बात हो और एससीओ की बात ना हो, डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं, आपको मालूम है मेरे घर रुकेंगे। मेरे घर में अभी हमने पेंट वगैरह शुरू करवा दिया है, दोबारा से ज़रा रेनोवेशन चल रही है। तो मुझे ये बताइए कि आप उनके विजिट को कैसे देखते हैं? वैसे तो उन्होंने साफ कह दिया हिंदुस्तान पाकिस्तान में बात नहीं होगी, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए,
वो एससीओ के लिए आ रहे हैं, लेकिन चाइना से भी उनका सामना होगा, चाइनीज प्रेसिडेंट से भी सामना होगा, और पाकिस्तान के तो लोग होंगे ही। कैसे दिखते हैं आप उनके विजिट को? पहली बात है कि दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान है, चाइना चाइना है। हमारे चाइना के साथ जो आप बड़े भंगड़े डालते थे, ओ जी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, आपको पता होगा कि वहाँ से चाइनीज़ खुद ही पीछे हट गए हैं, पीछे हट गए हैं। जहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा एग्रेशन दिखाने की कोशिश करी थी, 3-4 साल में पता लग गया ये मोदी है, ठोकेगा और नाक भी ऐसा लाल करेगा कि नाक में से खून सूखेगा नहीं, इसलिए पीछे हट गए। अब आगे क्या हो रहा है? आगे एक ही चीज़ हो रही है कि वी हैव टॉक टू देम कि आप पीछे हटिए, उसके बाद ट्रेड की बात होगी। अब चाइना को पता लग गया, पीछे हट गए हैं, अभी ट्रेड खुलने शुरू हो गया है चाइना के साथ। जो फ्लाइट्स बंद थी, फ्लाइट्स चालू होने वाली हैं, और इवन की जो वीज़ाज बंद थे चाइना के साथ, वो भी खुलने वाले हैं। और चाइना डेस्परेट है कि भारत के साथ रिलेशंस को ठीक किया जाए, बिकॉज चाइना को आज की डेट में बिजनेस की ज़रूरत है। मैं चाइना में रहता हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ पर बिजनेस का कितना बुरा हाल है। इनके पास ऑर्डर्स ही नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। तो चाइना को अगर अपने आप को सर्वाइव करना है, उसे भारत की मार्केट की ज़रूरत है, और मार्केट तो उसे अमेरिका की भी चाहिए। लेकिन इन्हें लगता है कि आगे ट्रंप आने वाला है, और ट्रंप आते ही इनके ऊपर इनकी वाट लगा देगा, क्योंकि वो टैरिफ्स लगाने वाला है, चाइना को इनकम्पेरेटिव बनाने वाला है। वहाँ पर भी भारत को फ़ायदा होने वाला है। इसलिए चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने अपनी कंपनीज को बोल दिया, आपको सुनकर भी हैरानी होगी, चाइना ने अपनी कंपनीज को बोला है आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप जाकर भारत में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि मेड इन भारत होगा तो अमेरिका उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मेड इन चाइना की स्टैंप लगी होगी तो अमेरिका उन इंपोर्ट्स को बैन कर देगा। तो अब सारे चाइनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सारी भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, और भारत ने बोल दिया हम इन्वेस्टमेंट आपकी तब अलाउ करेंगे जब आप बॉर्डर से पीछे हटेंगे। बॉर्डर से पीछे हट गए हैं, अब उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर आने वाली है। तो अब देखेंगे चाइना के जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो भारत में अभी इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं और मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। और यही चीज़ जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं और जयशंकर जी के बीच में यही बातें होने वाली हैं। वहाँ पर हो सकता है आपके जासूस कोई ना कोई बैठे होंगे, उनको मिर्चें लगने वाली हैं, और कुछ नहीं होगा आरजू जी, आप जाकर देख लेना। वहाँ पर शी जिनपिंग जयशंकर जी के साथ भंगड़े डाल रहे होंगे आप ही की कंट्री में। नहीं सर, हम तो मानते हैं कि आपकी कंट्री बहुत आगे की तरफ जा रही है। आप लोग चंद्रयान पे चले गए, आप लोगों ने क्या कुछ कर लिया, कौन कौन से आपने मिसाइल्स रॉकेट बना लिए। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपकी कंट्री ने की है अभी रिसेंटली, राहुल गांधी जी ने बताया कि आप लोगों ने जलेबी की फैक्ट्री बना ली है। तो वो जो जलेबी वो भी की खेतों में। फैक्ट्री बनाई है, वो भी खेतों में, ये कैसे हुआ सर? देखिए जो उन्होंने जलेबी बनाने की कोशिश करी थी वहाँ पर, लेकिन बाद में पता लगा कि जो चाशनी है वो करेले के जूस से बनी है, क्योंकि जो जलेबी होती है वो भगवे कलर की होती है। इन्होंने हरे रंग की बनाने की कोशिश करी, लोगों ने बोला यार हमें नहीं चाहिए, हमें हरे रंग की जलेबी नहीं, हमें तो भगवे कलर की ही जलेबी चाहिए। तो उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि उनकी चल जाए, लेकिन चली नहीं। और ये हरियाणा वालों को दाद देता हूँ मैं कि इसकी धरी की धरी रह गई है। जलेबी की फैक्ट्री खुल गई, खुलते ही बंद भी हो गई है, और चाशनी इसके मुंह पे थोप दी है सारे हरियाणा वालों ने। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ अवर पीपल कि आज जो काम किया है, आगे जाके जो बाकी के स्टेट्स हैं वहाँ पर भी इसके साथ, इस धुरत के साथ यही कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये इसी लायक है। मुझे मालूम है जैसे हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं आपकी कंट्री में, आप राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा प्यार नहीं बल्कि सपोर्ट करती हैं। तो आई नो व्हाट यू वांट। सर टफ टाइम तो दे रही है पोजीशन के, नहीं आपको लगता है ऐसा नहीं हो रहा? टफ टाइम मिलना भी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ जो अपोजिशन है उसका काम होता है कि दे हैव टू कीप द गवर्नमेंट ऑन द हुक, और मोदी जी की गवर्नमेंट को हुक के ऊपर रखकर हमारे लिए सबसे बढ़िया बात क्या है कि अब मोदी जी को और चीज़ें डिलीवर करनी पड़ रही हैं जो शायद उन्होंने ठंडे बस्ते में डाली हुई थी। तो जितना ऑपोजिशन स्ट्रांग होगा उतना गवर्नमेंट भी काम करती है। तो जितना 10 सालों में काम किया है मोदी जी ने, शायद जो अभी नंबर्स कम आए हैं, ऑपोजिशन थोड़ी सी स्ट्रांग हुई है, तो थोड़ा सा इन्होंने टफ टाइम देना शुरू किया है गवर्नमेंट को। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट ऑल्सो। और डेमोक्रेसी ऐसे ही चलती है, जब एक ही गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है देन दे डू नॉट लिसन नाइदर टू पीपल नॉट टू अपोजिशन, और ये नहीं होना चाहिए। और मोदी जी खुद बोलते हैं कि ये स्ट्रांग अपोजिशन इज गुड फॉर द कंट्री, एंड आई एग्री विद इट। और यही काम आज की डेट में हो रहा है। दूसरी बात है कि जो हमारी अपोजिशन है वो कंस्ट्रक्टिव की बजाय डिस्ट्रक्टिव काम करने में ज़्यादा विश्वास रखती है, बट आई कैन सी दैट रिजल्ट्स आर कमिंग एंड दैट इज गुड फॉर द कंट्री।
लेकिन सर अमेरिका में भी इलेक्शंस हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ जो है, वो आप सब जानते ही हैं कि सबकी नज़रें उस पर हैं। कौन सी पार्टी आपको आती हुई लग रही है, कौन सा प्रेसिडेंट? और दूसरा ये कि कोई भी आएगा, चाइना के साथ टर्म्स कैसे होंगे अमेरिका के? पहली बात यह है कि अगर आपने फॉलो किया हो अमेरिकन पॉलिटिक्स को, वो साजिश जी आते हैं आपके वहाँ पर, तो यू मस्ट हैव सीन कि कमला हैरिस और ट्रंप ने पिछले 2 हफ्तों से चाइना का नाम लेना बंद कर दिया। अब आप सोचेंगे यार, इनका तो जो पूरा कैंपेन था वो चाइना के ऊपर था कि हम चाइना की वाट लगा देंगे, दोनों बोल रहे थे। 2 हफ्ते से बंद कर दिया है। उसका रीज़न है कि चाइना ने एक पैकेज दिया है यहाँ पर, फाइनेंशियल पैकेज बहुत बड़ा, और इन्होंने अपनी इकॉनमी को एक तरह से स्टेबल कर लिया। स्टॉक मार्केट राइज कर रही है यहाँ पर, इवन की जो रियल एस्टेट की प्राइसेस डाउन जा रही थी इंक्रीज होनी शुरू हो गई हैं। एंड दे आर नाउ कमिंग आउट, जैसे इंडिया के साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी एंड दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो ये अपने विंग्स को इन्होंने इंक्रीज करना शुरू कर दिया। अब आते हैं कि जीतेगा कौन। जीतेगा इनमें से शुरू में लगेगा कि कमला हैरिस जीत रही है, बट आई स्टिल एम 100% श्योर कि ट्रंप ही जीतने वाले हैं। वो कमला हैरिस को हरा देंगे, जबकि सोशल मीडिया के ऊपर ऑलरेडी कमला हैरिस प्रेसिडेंट बन चुकी है अमेरिका की, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी भी बन चुका है। तो वही हाल कमला हैरिस के साथ भी होने वाला है। ट्रंप को ये इतनी जल्दी आसानी से जो डीप स्टेट है अमेरिका का, वो प्रेसिडेंट नहीं बनने देंगे, और ट्रंप को इस बार लड़ाई करनी पड़ेगी टू गेट द प्रेसिडेंसी इन हिज फेवर। ये नेक टू नेक है आज की डेट में, एंड आई प्रिज्यूम कि इसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर ही लड़ना पड़ेगा कि भाई आई एम द लेजिटिमेट विनर ऑफ दीज इलेक्शंस, और ये इलेक्शंस मेरे नाम पर हैं, मैं ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब नेक टू नेक होता है तो कई बार अमेरिका में एक महीना भी काउंटिंग होती रहती है, उसके बाद फिर बड़े खेल होते हैं। तो ये खेल होने वाला है, एंड ब्लडशेड होने का मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ पर शायद सिविल वॉर जैसी सिचुएशन भी बन जाएगी। ट्रंप जीता तो भी, और अगर कमला हैरिस को जिताने की कोशिश करी इन ब्रांडों ने और डीप स्टेट ने, तो भी ब्लडशेड होगा। यानी कि दोनों में से कोई भी जीता, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन वो अमेरिका में वो होने वाली है। और मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्या है। अभी रिसेंटली चाइना में एक रिपोर्ट अमेरिका में एक रिपोर्ट भी आई है कि चाइना हमारे जो इलेक्ट्रल पूरा का सिस्टम है उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। उसने काफ़ी इनके जो सिस्टम्स हैं उनको हैक कर लिया है। टेलीकॉम कंपनीज के सारे डाटास को उसने हैक कर लिया है, और लोगों के पास मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं इन फेवर ऑफ कमला हैरिस। तो ये सारे काम चाइना कर रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना की तरफ से खर्च किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से ट्रंप ना आए। आपको जानकर भी हैरानी होगी कि 2016 में जब ट्रंप पहली बार खड़े हुए थे, तब चाइना वॉज सपोर्टिंग ट्रंप, ये सोचकर कि ये बिजनेसमैन आदमी है, ही विल बी मच मोर ईजियर टू डील विद रादर देन जो हिलरी क्लिंटन थी। लेकिन बाद में पता लगा कि इस आदमी ने, ये बिजनेसमैन है, ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये वही काम करेगा जो इसकी कंट्री के फेवर का है, इसे खरीदना इम्पॉसिबल है। तो उसने जो कुछ किया वो हिस्ट्री है। तो अभी इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमें ट्रंप नहीं चाहिए, हमें कमला हैरिस चाहिए, क्योंकि वो करप्ट है एंड शी विल बी ईजियर टू डील विद। तो अब देखते हैं क्या होगा। मुझे आपने सिंपल क्वेश्चन पूछा कि कौन जीतेगा। आई एम स्टिल 100% श्योर कि ट्रंप विल विन, लेकिन उसे लड़ाई करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में जाकर। लेकिन सर हमारे यहाँ तो एक इम्प्रेशन ये भी है कि अमेरिका में किसी की भी गवर्नमेंट एक्ट पॉलिसी वही रहती है जो भी किसी कंट्री के साथ है। हमारे यहाँ की तरह नहीं कि अभी इधर है तो कभी उधर है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई भी प्रेसिडेंट आए, अगर पॉलिसी वो एक ही रखते हैं अपनी, तो उनकी डीप स्टेट बनाती है। आरजू जी, आप तो ना इधर हैं ना उधर हैं, आप तो कहीं नहीं है। तो एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न, वो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें शिफ्ट होता है। मैं आपको उसका उदाहरण दे सकता हूँ। जब ट्रंप थे प्रेसिडेंट, तब उन्होंने चाइना की जो वाट लगाई है आपके सामने है। उन्होंने कितने कंट्रीज़ के अंदर युद्ध चल रहा था उसको बंद करवाया। बाइडन ने आते ही क्या उस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा? आंसर इज़ नहीं। उसने क्या किया? उसने दुनिया में 4-5 जगह पे युद्ध शुरू कर दिया, बाकियों पे युद्ध वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी। चाइना को उन्होंने ऑलरेडी पूरा सपोर्ट किया 3 साल के लिए, सारे टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र किया, वो टेक्नोलॉजीज़ जो ट्रंप ने बैन कर दी थी कि चाइना को नहीं देनी है, स्पेशली सेमीकंडक्टर। और जब सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया है, इवन की जो एरोप्लेन्स बनाने वाले जो कमर्शियल प्लेन होते हैं उसकी टेक्नोलॉजी भी चाइना को ट्रांसफ़र कर दी गई ट्रंप के जाने के बाद। तो अगर आप बोलेंगे कि सेम पॉलिसी कंटिन्यू करती है, वो तब करती है अगर सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू रहती है।
अगर दूसरी पार्टी आती है, वो शुरू में लगता है कि दे आर फॉलोइंग इन द सेम लाइन, बट अल्टीमेटली वो चेंज कर ही देते हैं। और यही होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। देखने में लगता है कि इट कॉन्टिन्यूज, बट एक्चुअली इट डजेंट। और जो डेमोक्रेट्स हैं वो कभी भी ट्रंप की पॉलिसीज को कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, और ट्रंप भी डेमोक्रेट्स की पॉलिसी को कभी भी वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा, बिकॉज जो रिपब्लिकन्स हैं जनरली वो नेशनलिस्ट माने जाते हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं वो लिब्रांडो हैं। और लिब्रांडो कैसे होते हैं मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ पर लिब्रांडो होते हैं कि गधे होते हैं, लेकिन लिब्रांडो का सिस्टम एक ही होता है, अपनी जेबें भरो, नेशन गया भाड़ में। तो दोनों के जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि दोनों सेम पॉलिसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एंड ट्रंप अगर आया, वो बाइडन के सारे काम, वैसे तो काम उसने को किए नहीं है, सारे उल्टे काम ही किए हैं, उसे डिसमेंटल करने वाला ही है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर सर, इन सब न्यूज़ पे हमारी नज़र रहेगी, और मैं अभी से आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 15 और 16 को एससीओ मीटिंग है, और उस वक्त आप थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाल के रखिएगा, क्योंकि हमारी कंट्री में, हमारी सिटी में जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ पर हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, डॉक्टर जयशंकर मेरे घर रुकने वाले हैं, और मैं पेंट भी करवा रही हूँ, और सब तैयारियाँ मुकम्मल हैं। तो जल्दी आपसे मैं जयशंकर जी को यहाँ से पहले, क्योंकि जैसे आपके घर में आने वाले हैं, मुझे भी वो थोड़े से फ़ोन करके पूछेंगे भी मैं पाकिस्तान जाने वाला हूँ, तो मैं कौन कौन से काम करके जाऊँ। तो मैं उनको बोलने वाला हूँ कि भी जेब में पर्स मत लेके जाना, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मत लेके जाना, क्योंकि पेंट के पैसे भी वो मांगने वाले हैं आपसे, तो ये गलती मत कर देना। नहीं नहीं सर, हमारे घर जो भी मेहमान आता है हम उससे यही कहते हैं, और ख़ास तौर पे अगर हिंदुस्तान से आए, कि आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट कुछ लेकर मत आएँ। सब खर्चे हम उठाएंगे, सब चीज़ें हम देखेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, हम मेज़बान हैं। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू। बड़ा दिल